नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे और आपके बाल विकास है उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। विज्ञान का आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट मैथ आपका चल रहा है, तो इस प्रकार आप जुड़े रहें। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपको और आपके जो सिलेबस में टॉपिक हैं उनको बेसिक से समझाया जाएगा। समझते हैं दोस्तों। राशि राशि किसे कहते हैं? राशि समझते हैं जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, लंबाई, इन सबको क्या है संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, भौतिक राशियाँ। भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, बल है, चाल है, दूरी है, ये सभी क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो सदिश राशि, एक तो अदिश राशि, यानी अदिश और सदिश राशि। इस प्रकार जो भौतिक राशियां होती हैं वो आपकी दो प्रकार की हैं। एक एक करके समझते हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां, ये डेफिनेशन लिखने को आती हैं आपके पेपर में। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान है, विद्युत धारा है, समय है, चाल है, आयतन है, कार्य हैं, इन सभी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, तो वेग में क्या है? एक दिशा होती है कि किस दिशा में कोई जैसे कार है या फिर कोई रॉकेट है तो किस दिशा में जाएगा। विस्थापन, तो इसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है। बल, त्वरण, तो ये सभी क्या हैं? सदिश राशियां हैं। इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आपने राशियां समझी जिनमें आपने भौतिक राशियां के अंतर्गत सदिश और अदिश को समझा। अदिश जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आपने समझा। नेक्स्ट समझते हैं मात्रक। किसी भौतिक राशि की माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार मानकर उस भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे आपने मैथ के सवाल करे हैं तो उसमें मात्रक होते हैं, उसी प्रकार है। आगे समझते हैं मात्रक के प्रकार। तो मात्रकों के दो प्रकार होते हैं, एक तो मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब इन्हें समझते हैं एक एक करके। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं? मूल मात्रक, मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ये क्या है? मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। आगे बताएंगे कौन कौन से मूल मात्रक हैं, कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन, जूल, ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। मानक पद्धति समझते हैं। MKS पद्धति,
MKS पद्धति को समझते हैं। लंबाई को मीटर में, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ये MKS पद्धति है। इसी प्रकार SI सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली भी इसे ही कहते हैं। CGS पद्धति में द्रव्यमान को लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। FPS पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये आपने मापन की पद्धतियाँ पढ़ी। MKS पद्धति आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जैसे SI सिस्टम कहते हैं। इसमें 7 तो मूल मात्रक होते हैं। कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। अब समझते हैं मूल मात्रक। 7 कौन कौन से मूल मात्रक हैं? 7 ये हैं। लंबाई, जो लंबाई है उसको मीटर में, SI मात्रक यानी मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडला, विद्युत धारा का एम्पियर। तो इस प्रकार ये आपने मूल मात्रक 7 पढ़े और 2 हैं पूरक मात्रक, यानी समतल कोण। समतल कोण का मात्रक है रेडियन, ठोसी कोण का स्टेरेडियन। अब व्युत्पन्न मात्रक समझते हैं। जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं, वो हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक, या का लिख लें। अब देखते हैं क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक? मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यू, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यू, चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है त्वरण का। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक एक तो न्यूटन होता है और ये भी होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये कई बार पूछा गया है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक समान होते हैं, जूल होता है, या फिर न्यूटन मीटर। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड। तो इस प्रकार आपने मात्रक देखे, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। नेक्स्ट कुछ डाटा समझ लेते हैं, ये कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट 12 इंच या 30.48 यानी 48 सेंटीमीटर, 1 गज में 3 फुट, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, यानी आपके जो मैथ के क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर यानी मीटर क्यू। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर। इन दोनों से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और छात्र समझ नहीं पाते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर या 2.5 एकड़। नेक्स्ट है आपका 1 डेसिमल 40 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 100 किलो 1 कुंटल के बराबर होता है। 10 कुंटल 1 टन के बराबर होता है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, मापन में प्रयुक्त उपकरण, यानी मापन में प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित हैं। इनसे प्रश्न पूछा गया है थर्मामीटर और रेन गेज से। थर्मामीटर को तापमापी भी कहते हैं। थर्मामीटर यानी ताप मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। और डॉक्टरी थर्मामीटर इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में डॉक्टरी थर्मामीटर है। मानव के शरीर के ताप को जिस तापमापी या थर्मामीटर से मापते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। थर्मामीटर पर ताप मापने का एक स्केल होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री से 42 डिग्री तक, या फिर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 94 डिग्री
फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ताप मापा जाता है और यही प्रश्न कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, ये नोट कर लें आप। अब समझते हैं रेन गेज, जिसे वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा के जल को, जो वर्षा के जल है उसकी मात्रा को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को रेन गेज कहते हैं या वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा मापी में सामान्य रूप से 3 इंच अथवा 8 इंच व्यास के मुख वाला कीप एक कांच के बर्तन पर लगा होता है। यह कांच का बर्तन एक बेलन के अंदर रखा होता है। कीप में गिरने वाला पानी इस बर्तन में एकत्रित होता है। एक निश्चित अंतराल पर बेलन की सहायता से इसे माप लिया जाता है। इसकी माप को मिलीमीटर अथवा इंच में व्यक्त किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था, इसकी माप किस में मापा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गति से, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। गति यानी मोशन, कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है उसे गति कहते हैं, ये गति की परिभाषा है। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है उसे गति कहते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं, जैसे चलती ट्रेन जो बिजली के खंभे या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो ये क्या है, तो हम कह सकते हैं जो ट्रेन है वो चल रही है। गति के प्रकार हैं रेखीय गति, ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं, जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल। नेक्स्ट है आपका वृत्तीय गति। जब कोई गतिमान वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है या वृत्तीय मार्ग पर या वृत्तीय पथ पर घूमती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, वृत्ताकार ट्रैक पर चलती हुई कार। घूर्णन गति, घूर्णन गति समझते हैं, जब कोई गतिमान वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे घूमता हुआ लट्टू की गति, कुमार का घूमता हुआ चाक की गति, ये सभी क्या हैं, घूर्णन गति के अंतर्गत आएंगे, अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। दोलन गति, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, झूला की गति, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, दोलन गति के अंतर्गत आएंगे। गति के नियम, तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहला नियम क्या है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम भी है। बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो आपने समझा, जो प्रथम नियम है उससे बल की तो परिभाषा प्राप्त होगी, लेकिन प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम है, या फिर जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं इसे। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इस नियम को अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, F बराबर ma। F यहाँ पर बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। अतः गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल, तो इस प्रकार इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। F बराबर ma को यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया गया है, लेकिन आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो उदाहरण में समझते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी तेज आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट ना लगे। गाड़ी में स्प्रिंग और शॉक
जो शॉकर होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सभी क्या हैं, गति के, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम के संयोग का परिणाम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। यानी एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित या नियत रहता है। जैसे जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं तो गेंदें अचानक रुक जाती हैं। यह निकाय या दोनों गेंदों का कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य है और टक्कर के बाद भी शून्य हो जाता है, अर्थात निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है चाल, यानी कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। ये टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। ये दोनों में अंतर पूछ लिए जाते हैं। बल की परिभाषा, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। या फिर आप लिख सकते हैं बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, एसआई मात्रक, और सीजीएस मात्रक डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन, ये पूछ लिया जाता है 1 न्यूटन बराबर कितने डायन के होता है। बल एक सदिश राशि है, ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल के प्रकार, ये आपके सिलेबस में पूरा टॉपिक ही है। बल के प्रकार यानी पेशीय बल, शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए जो पहलवान को बाहर उठाने में लगने वाला बल। गुरुत्वीय बल, वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर नीचे गिरना, हल्का पेड़ से गिरना, ये सभी क्या है, गुरुत्वीय बल के कारण होता है। चुंबकीय बल, किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विद्युतीय बल। विद्युतीय बल समझते हैं, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल विद्युतीय बल कहलाता है। घर्षण बल, दो वस्तुओं के सतह के मध्य लगने वाले बल को जो गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल के प्रकार स्थैतिक घर्षण बल है, गतिज घर्षण बल है। स्थैतिक घर्षण बल यानी गति उत्पन्न होने से पूर्व, जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो गति उत्पन्न होने से पूर्व लगता है। गति घर्षण बल गति उत्पन्न होने के बाद जो लगता है वो गतिज घर्षण बल कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्पी घर्षण बल। सरकने पर जो घर्षण बल लगता है वो सर्पी घर्षण बल होता है। लोटनिक घर्षण बल, जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो उस पर जो बल लगता है वो लोटनिक घर्षण बल होता है, जो गति का विरोध करता है। घर्षण बल के लाभ, घर्षण बल के कारण व्यक्ति जमीन पर चल सकता है। पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण बल के कारण पट्टा मोटर के पहिए को घुमाती है। दिया सलाई जला सकते हैं घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगा सकते हैं गाड़ियों में, ये लाभ हैं। हानियाँ क्या हैं, घर्षण बल के कारण जो मशीन के पुर्जे हैं वो घिसकर खराब हो जाते हैं। घर्षण बल के कारण जो बेरिंग लगी होती हैं वो भी खराब हो जाती हैं मशीनों में। तो ये कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कागज, लोहा, मिट्टी, जल यानी पानी, वायु, दूध, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस समझते हैं दोस्तों। ठोस पदार्थों में अणु,
ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। इनमें आपसी घर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे इनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। जैसे लोहा है, लकड़ी है, कागज है, द्रव। द्रव को समझते हैं। द्रव के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिससे इनकी आकृति निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गैस। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे इनकी आकृति तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जो गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है इत्यादि। यहाँ पर द्रव में सभी कमेंट करके बताएं और हम बता देते हैं। इनकी आकृति निश्चित तथा आयतन अनिश्चित। तो इसमें आकृति अनिश्चित होगी, सॉरी आकृति अनिश्चित होगी और आयतन निश्चित होगा। आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये नोट कर लें, आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित। जैसे 1 लीटर तेल है तो उसे आप किसी भी बर्तन में डाल देंगे, उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकृति चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पदार्थों के गुण। तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ का घनत्व तो अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। कुछ पदार्थ चोट मारने पर टूट जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ का स्वाद अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं। तो ये पदार्थों के गुण में आप लिख सकते हैं। ऊर्ध्वपातन, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर है, आयोडीन है, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में से सीधे गैस में जाएंगे, द्रव में नहीं बदलेंगे। भंगुर पदार्थ, जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर टूटकर चूड़ बन जाता है, उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच है, इसे आप इस पर चोट मारेंगे तो ये क्या है, या पीटेंगे तो ये टूट जाएगा। अभंगुर पदार्थ, जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर सिकुड़ या फैल जाते हैं, उन्हें अभंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये अभंगुर पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। विलेयता की डेफिनेशन देखते हैं। कुछ पदार्थ निश्चित ताप पर जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। इस गुण को विलेयता कहते हैं। जैसे दूध है, नमक है, चीनी है, तो ये क्या है? विलेय पदार्थ हैं। बाष्प द्रव और गैस के मध्य की अवस्था है। इसमें गैस और पानी का मिश्रण होता है। बाष्प का आयतन गैस से कम होता है। सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जब किसी द्रव में चीनी घोलते हैं तो द्रव के कणों के बीच चीनी के कण समाहित हो जाते हैं, परंतु द्रव का आयतन नहीं बढ़ता है। अतः पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। इसी कारण द्रव का आयतन नहीं बढ़ता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में। तत्व समझते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता। जैसे लोहा है, तांबा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। यौगिक वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। तो ये क्या है? H2O यौगिक, यानी पानी क्या है? यौगिक है। मिश्रण समझते हैं। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत चीनी और जल का मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी। समांगी मिश्रण समझते हैं, ऐसे मिश्रण
जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, जल में चीनी डाल दें तो दोनों मिल जाएंगे, आप अलग अलग नहीं पहचान सकते। विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल और बालू का मिश्रण, जल में यदि बालू डाल दें तो अलग अलग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। ये प्रश्न पूछे गए हैं। बीनना किसे कहते हैं? गेहूँ, चावल, दाल आदि अनाजों में से कंकड़, मिट्टी आदि को हाथ से अलग करने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो बीनना कहलाती है। गेहूँ से मिट्टी पत्थर अलग करना, फटकना, सूप द्वारा गांव में फटकते हैं, वही है। इस विधि से मिश्रण के हल्के कणों को भारी कण से अलग किया जाता है। गेहूं से भूसा अलग करना, ये फटकना है। तल छटीकरण या निथारना, ये क्या होता है? निथारना अवलेय पदार्थ, जो अवलेय भारी ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने की वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ तली में बैठ जाता है और द्रव को अलग कर लिया जाता है। इससे रेत मिले पानी को बीकर में लेने से रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। इस प्रक्रिया को तल छटीकरण या निथारना कहते हैं। चालना, भिन्न भिन्न आकार के कणों वाले मिश्रण को विभिन्न आकार के छेद वाली चलनियों के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, चालते हैं ना, इस प्रक्रिया को चालना कहते हैं। उदाहरण के लिए आटा से भूसी अलग करना, ये चलनी द्वारा। बालू से कंकड़ अलग करना, उसे भी चालना कहते हैं। छानना या निस्पंदन, इस विधि द्वारा द्रव में विभिन्न प्रकार के अविलय ठोस पदार्थ, विलय नहीं अविलय ठोस पदार्थों को फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है। फिल्टर पेपर पर अविलय पदार्थ शेष रह जाते हैं तथा छनित द्रव को नीचे रखे बीकर में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार छानना है। घर में छलनी द्वारा चाय छानते हैं। बाष्पन या आसवन, इसे समझते हैं। यह घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। इस विधि से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। इस विधि से किसी द्रव को बाष्पन द्वारा वाष्प में बदलते हैं, फिर वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल लेते हैं। जल तथा नमक के मिश्रण से, उदाहरण समझते हैं, जल तथा नमक के मिश्रण से जल तथा पानी को अलग करना। निच्छालन, मिश्रण के विलय पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक से धोकर पृथक करने की क्रिया को निच्छालन कहते हैं। उदाहरण में समझते हैं, रेत और नमक के मिश्रण को जल से निच्छालित करने के नाम यानी निच्छालित करते हैं तो नमक जल में घुल जाता है और नमक जल में घुलने के कारण निश्चल जल में चला जाता है। तो इस प्रकार ये आपकी थी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आपने देखा होगा, गेहूं की करते हैं। इस विधि में अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए पौधों को लकड़ी के पटलों पर पीटते हैं। अनाज के कणों को पके हुए, यानी जो अनाज के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। पके हुए अनाज के पौधों से अलग करने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है, वो थ्रेसिंग कहलाती है। अपकेंद्रण, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से मक्खन पृथक हो जाता है। इस विधि को अपकेंद्रण इस विधि को क्या कहते हैं? अपकेंद्रण कहते हैं। इससे हल्के कण भारी कण से अलग हो जाते हैं। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण की विधि कहलाती है। बालू और लोहे के छीलन को पृथक करना, यानी बालू में लोहे के कण हैं तो उसे आप अलग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज आपका साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार 2 विषय कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा विषय आधा हो गया है मैथ का। तो आप बने रहें। आपके पेपर फरवरी के बाद कभी भी हो सकते हैं, यानी जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ है प्रथम काउंसलिंग का, उसी दिन से आपके
दिन काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप जोड़ सकते हैं 6 मंथ कब हो रहे हैं, उसके बाद कभी भी पेपर हो सकते हैं। तो आप तैयारी बरकरार रखें। फरवरी में आपके 6 मंथ हो गए हैं, हो जाएंगे, तो उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं 10-15 दिन के बाद, यानी जब आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे उसके 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, बस इतना ही लगभग अंतराल रहता है और पेपर हो जाते हैं। लगातार पेपर होंगे आपके, 3 दिन पेपर होंगे, एक दिन में 3-3 पेपर होंगे, यानी पहले दिन 2, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3 पेपर होंगे। तो तैयारी आप बनाए रखें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, तभी आप पेपर कर सकते हैं। आप पुराने पेपर देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से पेपर आते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।